आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार। रेडियो डॉक्टर के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज फिर एक नया दिन, एक नया रेडियो डॉक्टर, एक नए आज के हमारे रेडियो डॉक्टर मौजूद हैं स्टूडियो में। आपका तारुफ कराती हूं। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज हम क्या लेने वाले हैं। आज हम बात करेंगे आई डोनेशन पर, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आई बैंक क्या होता है और इसकी क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है। और ये सारी बातें, ये सारी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हमारे पास, हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं हमारे आज के रेडियो डॉक्टर, डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल। आप चीफ हैं आरपीआई सेंटर, एम्स, न्यू दिल्ली में, और साथ ही साथ आप चेयरमैन हैं नेशनल आई बैंक में। तो स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार शालिनी जी, ये तो आज बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। हमारे आकाशवाणी के रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम के जितने श्रोताएं हैं उनको मैं अपने तरफ से ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे लिए उत्सव है। ये राष्ट्रीय जो पखवाड़ा मनाते हैं नेत्रदान के ऊपर, एक तरह से उत्सव है उन परिवार वालों के लिए जिन्होंने अपने प्रियजनों के मृत्यु के बाद अंगों का या आंखों का दान किया है। उन सबको हम प्रणाम करते हैं जी। और सर, हमारे श्रोता इंतजार करते हैं आपका कि आप कब आए हमारे स्टूडियो में, और बहुत सी जो काम की बातें हैं आप हमारे श्रोताओं तक पहुंचाते हैं, उसका इंतजार उन्हें रहता है। वो हमें लिखकर पूछते रहते हैं डॉक्टर साहब कब आ रहे हैं। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब आ गए हैं आज स्टूडियो में, और आप सबकी उम्मीदों को पर खरे उतरने के लिए, क्योंकि डॉक्टर साहब जब भी आते हैं तो बहुत सी ऐसी बातें बताते हैं जो हमें नहीं पता होती हैं। और क्योंकि डॉक्टर साहब चेयरमैन है नेशनल आई बैंक के, तो आज आई बैंक पर भी जो जानकारी आप चाहेंगे वो आप तक पहुंचेगी डॉक्टर साहब के माध्यम से। तो डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल हमारे साथ स्टूडियो में। आप भी अगर कुछ पूछना चाहें तो बिल्कुल स्वागत है। सीधे आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। हमारी फोन लाइनें खुल गई हैं 23421080 और 23421082 के माध्यम से आप जुड़िए डॉक्टर साहब के साथ और पूछिए अपनी मन की बात। और अगर आप दिल्ली के बाहर रहते हैं, पूछना चाहते हैं, फोन के माध्यम से 011 जरूर डायल करें। और अगर आप भारत से बाहर रहते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे डॉक्टर साहब श्रोता है जो भारत के बाहर से भी मैसेज कर रहे हैं, तो उनके लिए खास मैं बता दूं कि अगर आप जुड़े हुए हैं तो मैसेज के माध्यम से आप हमें लिख सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं 9868107070 पर। और जैसा हमारे श्रोता जानते ही हैं कि 25 अगस्त से 8 सितंबर जो होता है आई डोनेशन फोर्टनाइट मनाया जाता है हर साल। और इस आई डोनेशन फोर्टनाइट का जो मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को प्रेरित किया जाए कि किस तरह से वो अपना जो नेत्र दान कर सकते हैं, और किसी ऐसे को एक दान से जो एक दृष्टि प्रदान कर सकते हैं जो उसके जीवन में उजाला ला सकती है। और डॉक्टर साहब ने बताया, और कार्यक्रम के आरंभ में ही डॉक्टर साहब ने उन लोगों को प्रणाम किया जिन्होंने आई डोनेट की है। तो इसी तरह से डॉक्टर साहब हमें और भी बताएं कि किस तरह से, क्योंकि आप चेयरमैन हैं नेशनल आई बैंक में, तो ये मैं जरूर जानना चाहूंगी अपने सभी सुनने वालों के लिए कि ये आई बैंक जो शब्द है या ये जो रखा गया है नाम, इसका क्या उद्देश्य है और क्या एक्चुअल पर्पस है इसका। आई बैंक जो है एक ऐसी संस्था है जो इस प्रत्यारोपण का, जो पुतली का प्रत्यारोपण या कॉर्नियल ग्राफ्टिंग कहते हैं, उसमें इसका मुख्य हाथ रहता है। इसमें 2-3 चीज़ें होती है। पहला तो जो भी लोग डोनेशन करते हैं या जो हम कलेक्शन करते हैं कॉर्नियल टिश्यू का, उसको आई बैंक में लाते हैं। तो आई बैंक में आने के बाद ये टिश्यू की प्रोसेसिंग होती है, इसकी टेस्ट होती है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, क्योंकि हर कॉर्नियल टिश्यू जो हम लाते हैं सूटेबल नहीं होता है किसी दूसरे आदमी के आंख में लगाने के लिए। तो ये प्रोसेसिंग बहुत ही एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। दूसरा, जब भी हम कॉर्नियल टिश्यू लाते हैं तो साथ में एक ब्लड सैंपल भी आता है पेशेंट का। उससे हम देखते हैं कि उसमें कोई इन्फेक्टिव बीमारी तो नहीं है, कि कभी कभी जो जिस कारण से मरीज की मृत्यु हुई है हो सकता है इन्फेक्शन के कारण हुआ हो, जैसे HIV हो, हेपेटाइटिस हो, या फिर सेप्टिसीमिया हो, या कोई ब्रेन की ऐसी बीमारी हो जो फैल सकती हो, तो उसका टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। एक बार प्रोसेसिंग हो जाए तो ये टिश्यू जो है इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे आजकल हमारे पास मीडिया होती है जिसमें कॉर्नियल टिश्यू रखते हैं, ये जो है 2 हफ्ते तक इसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ पर भी डिमांड होती है, जो ट्रांसप्लांट सेंटर होता है, वहाँ पर टिश्यू को हम बेचते हैं जहाँ पर पेशेंट वेट कर रहे होते हैं। साथ में ये तो हो गया कलेक्शन, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम।
दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम ये होता है कि इसके थ्रू अवेयरनेस बढ़ाते हैं जनता में। जैसे हम आज बैठे हुए हैं समाज में कि हम रेडियो के द्वारा या फिर टेलीमीडियम के द्वारा या प्रिंट मीडिया के द्वारा अवेयरनेस बढ़ाते हैं समाज में। साथ में ही ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम करते हैं बच्चों के लिए स्कूल में, और जो टेक्नीशियंस होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा। तो एक पूरी संस्था होती है जो इस आई डोनेशन प्रोग्राम को सफल कराता है अल्टीमेटली मरीज को ट्रांसप्लांट कराने में। जी बिल्कुल, और बहुत अच्छे से आपने बताया कि इस आई बैंक की क्या भूमिका है। और एक जैसे बैंक का जो हम समझते हैं कि हमने उसमें चीज डाल दी और जब हमें जरूरत है हमने निकाल ली, तो मैं ये जानना चाह रही थी पर आपने बता दिया कि हम 15 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते उसमें। नहीं, इसमें जैसे आप बैंक में डालेंगे तो आपका पैसा बढ़ जाता है, ऐसा कुछ लेकिन आई बैंक में आई बढ़ती नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि उसको हम संभाल के रखते हैं, और कभी कभी ऐसे भी आंखें हम लंबे समय तक रख सकते हैं जो ऑप्टिकल कारण के लिए यूज ना हो, लेकिन आंखों को सेव करने के काम आ जाते हैं। तो कभी 3 महीने तक भी हम आंख को रखते हैं प्रिजर्व करके। ये इमरजेंसी सिचुएशन में जैसे आंख में इन्फेक्शन हो जाए या आंख फट जाए तो उसको संभालने के लिए ये प्रोसेस भी कर सकते हैं जी। जैसे कोविड का टाइम आया था जब कलेक्शन 0 हो गया था, तो हमारे पास ऐसे टिश्यूज थे जो हमारे पर रखे हुए थे 3-3 महीने से। अच्छा। वो टिश्यू जो है जिनमें आंख में सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है, उसको हटाने के लिए ये इफेक्टिवली काम आए थे उस टाइम में। अच्छा। तो हर टिश्यू यूज हो जाता है। और डॉक्टर साहब, रिसर्च भी एक बहुत बड़ी फील्ड है जहां पर जैसे आप रिसर्च में भी आप लोग निरंतर कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं जानने की बीमारियों की, तो आंख की रिसर्च के लिए भी काम आती है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बड़े सारे ऐसी बीमारियां होती है जो आगे की पुतली, क्योंकि हम केवल आगे की पुतली जिसे कॉर्निया कहते हैं उसी को इस्तेमाल में लाते हैं, उसी को निकालते हैं। आज की डेट में पूरी आंख नहीं निकालते हैं। अच्छा। तो केवल कॉर्निया की जो परत होती है, जो टिश्यू होती है, वो निकालते हैं, उसके ऊपर हम कॉन्टैक्ट लेंस लगा देते हैं। जब आदमी की पलकें बंद हो जाती है, बिल्कुल नॉर्मल लगता है, तो चेहरे का डिसफिगरमेंट नहीं होता। तो एक अच्छी बात जो पिछले कई सालों से हमारे इसमें हो रही है, तो फैमिली की एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। जब भी ये टिश्यू जो है, बहुत ऐसी बीमारी हो सकती है, कंजेनिटल बीमारी हो जन्म से ही, या आंख में इन्फेक्शन हो रही हो, उसकी हम जांच करते हैं, रिसर्च में काम आता है। जैसे कोविड में बड़ी सारी ऐसी बातें हो रही थी, क्या आंखों के टिश्यू को ट्रांसप्लांट करेंगे तो कोविड फैल सकता है क्या? तो इसमें भी हमने रिसर्च की, जितने भी लोग जिनकी कोविड से डेथ हुई थी उनके टिश्यू को लेके आए, उनमें जांच की, तो हमने पाया कि उसमें कोविड के एक्टिव वायरस नहीं थे। अच्छा। हाँ, कुछ टिश्यू में जो है उनके जो है DNA RNA थे, लेकिन इन्फेक्शन दूसरों को नहीं फैल सकता। तो ये रिसर्च करके ही पता चल सकता है कि कैसे हो सकता है। जी बिल्कुल। हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर, आइए इनका प्रश्न सुन लेते हैं। हेलो जी। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं दीप कुमार बोल रहा हूँ। नमस्कार। मेरा 2 साल पहले दोनों आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका है। अच्छा। मुझे 1 महीने से एक आंख से वो मकड़ी जैसा जाला दिखता है। हाँ। और अंधेरे में लाइट सी मारती है आंख से, चमक। अच्छा। मैंने पर्दे वगैरह चेक करा लिए हैं तो वो सब ठीक आया। वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जेल आपका कम हो गया है। हाँ। तो ये एज रिलेटेड बीमारी, मेरी एज 62 साल है। आपकी समस्या मैं समझ गया हूँ कि ये जब भी ऑपरेशन होता है या फिर जब भी आदमी की उम्र बढ़ती चली जाती है, तो आंखों की जो अंदर जेल होती है उसका अटैचमेंट हिल जाता है अपनी जगह से, जिसे हम PBD कहते हैं। यदि PBD जो डिटैचमेंट है पूरा कंप्लीट हो जाए तो आंख को नुकसान नहीं होता है। यदि आपकी आंख में फ्लोटर से जरूर होंगे, लेकिन साथ में यदि आंख में रोशनी की चमक आ रही हो तो दोबारा से रेटिना टेस्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। इसका मतलब कि आंखों में ट्रैक्शन अभी भी है। तो यदि चमक नहीं जा रही है, फ्लैशेस आते जा रहे हैं, तो एक बार दोबारा जो है रेटिना का स्क्रीनिंग कराना जरूरी है। अदरवाइज कोई चिंता वाली बात होती नहीं है। अभी जब हमने चेक कराया तो डॉक्टर ने बोला था कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, नॉर्मली मैं ये जानना चाहता हूँ, दूसरी आंख में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी या ये बढ़ भी सकती है बीमारी? हाँ, दूसरी आंख में भी आ सकती है, तो लेकिन इसमें देखना जरूरी। नॉर्मली हम एक बार टेस्ट करते हैं तो 4 से 6 हफ्ते के बाद दोबारा एक बार जरूर टेस्ट करते हैं, देखने के लिए कि पूरा जो जेल है पूरी तरह से निकल गया नहीं निकल गया अपने अटैचमेंट से। तो आप एक बार दोबारा चेकअप जरूर कराइए। अच्छा, वो 15-20 दिन पहले ही कराया था हमने। हाँ, दोबारा फिर कराएं? हाँ, 2 हफ्ते बाद कराया। 4 हफ्ते या 6 हफ्ते के बीच में कराना चाहिए हमें।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। हमारे पास मैसेजेस भी आ गए हैं डॉक्टर साहब। हमें गुड आफ्टरनून शालिनी मैम एंड डॉक्टर तितियाल। मैं जानवी हूँ और मैं जन्म से ही ब्लाइंड हूँ और मेरी उम्र 17 साल है। उन्होंने जो लिखा है, मैं आंख डोनेट करना चाहती हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है शालिनी जी कि कोई भी आदमी अपनी जान करके या अपने जो दिमाग से सोच करके यदि प्रण करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारे आंखों का दान हो जाए, तो ये बहुत ही यह अच्छी बात है। हर आदमी डोनेशन के लिए अपनी प्रतिज्ञा कर सकता है। लेकिन यदि आपके आगे की पुतली, जैसे मैंने पहले भी कहा, केवल आगे की पुतली यूज होती है फिलहाल, यदि आगे की पुतली साफ है, आपकी बीमारी जो ब्लाइंडनेस है, पीछे जो है बड़े सारी बीमारियां होती है, जैसे ऑप्टिक नर्व खराब हो गया हो या पीछे का पर्दा खराब हो गया हो, उसके बावजूद भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो आप जरूर जो है अपनी आंखों का दान कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी नेगेटिविटी है नहीं इसमें। लेकिन बहुत अच्छी बात है ना डॉक्टर साहब कि वो देख नहीं सकती हैं, लेकिन फिर भी वो अपने और लोगों के बारे में सोच रही हैं। हाँ, बहुत ही अच्छी बात तो है। और बड़ा सोच के ये लगता है कि अगर वो नहीं देख सकती फिर भी वो डोनेट करना चाहती हैं, और आप बता रहे हैं कि वो कर सकती हैं, कर सकते हैं। मेरे पर कारण क्या है उनकी ब्लाइंडनेस का, वो जानना जरूरी है। यदि आगे की पुतली उनकी साफ है, कि बहुत सारे बीमारियों में पुतली साफ रहती है, तो वो लोग जो है आराम से उनकी टिश्यू को हम यूज कर सकते हैं। अच्छा। तो ये एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल सवाल है, लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। और ये सिर्फ 17 साल के हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रश्न आपने लिखकर भेजा और इतने सारे लोगों को आप जागरूक कर रही हैं। एक श्रोता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो जी, नमस्कार। जी नमस्कार। मैं पीपी गौतम बोल रहा हूँ जी, मेरठ से। जी मुझे पूछना है कि एक ब्लाइंड पर्सन जो डायबिटिक था, क्या वो भी आई डोनेट कर सकता है? जरूर डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि जो आज के डेट में जितनी हमारे पास साइंस की प्रगति हुई है, उसमें केवल आगे की पुतली का ट्रांसप्लांट करते हैं। तो जिनकी रेटिना की बीमारी है, उनकी पुतली नॉर्मली साफ रहती है आगे की, तो आराम से जो है उनकी पुतली यूज हो सकती है। वो लोग जो है दान करने की प्रतिज्ञा कर सकते हैं। जी, मिलता जुलता प्रश्न कर रहे हैं हमें ये वाला। गुड आफ्टरनून शालिनी मैम एंड डॉक्टर सर। मोहम्मद इम्तियाज, सलमा बेगम, जवाहर कैंप, कीर्ति नगर, न्यू दिल्ली से। आज के टॉपिक पर मैं कहना चाहता हूँ कि आई डोनेशन तो मैं करूंगा जरूर, और अपने फैमिली में भी मैं इसके लिए जागरूक करूंगा सभी को। मेरा एक सवाल है कि मेरी लेफ्ट आई के पर्दे में प्रॉब्लम है, जिससे विजन बहुत कम है और चीज छोटी दिखलाई देती है या खराब दिखाई देती है। मैंने एम्स में भी दिखाया है और डॉक्टर कहते हैं कोई इलाज नहीं है। इसके बारे में आप बताइए, क्या मैं डोनेट भी कर सकता हूँ? ये इनका प्रश्न है। पहली बात तो जो आपकी सोच है उसकी हम जो है आदर करते हैं कि आप चाहते हैं कि आपकी पूरी फैमिली डोनेशन के लिए प्रतिज्ञा करें। जी। लेकिन इसमें एक चीज जानना श्रोताओं को बहुत जरूरी है कि डोनेशन आदमी खुद नहीं करता है। आदमी जो है प्रण करता है डोनेशन हो जाए, लेकिन डोनेशन परिवार करता है। तो परिवार को जानकारी होनी चाहिए कि उनके प्रियजनों की आखिरी इच्छा क्या है, जिससे कि उसकी पूर्ति हम कर सकें। दूसरा जो आपने सवाल किया है कि आपको चीज़ें छोटी दिखाई देती है और स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो इसमें पर्दे की बीमारी में जब आपकी टिश्यूज खराब हो जाती है, जो सेंट्रल एरिया होता है जिसे मैक्यूला बोलते हैं हम, तो कभी कभी ये परमानेंटली डैमेज हो जाती है। तो उसको जो है नॉर्मली हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे लेंसेज होते हैं जिसमें टेढ़ेपन को सीधा कर सकते हैं लेंस के द्वारा, लेकिन चीज़ें डिस्टॉर्टेड है तो वो ठीक नहीं हो सकती है। तो आपकी दूसरी आंख अच्छी है, ये अच्छी बात है, लेकिन उसका भी टेस्ट करते रहिए जिससे उसमें वो बीमारी ना हो जाए। जी। और आपने अभी डॉक्टर साहब कहा कि खुद हमें प्लेज करना होता है, एक कोई फॉर्म होता है जिसे भरना होता है, और उसके बाद मृत्यु के बाद वो फैमिली को भी पता होना चाहिए कि आपने वो प्लेज किया है। तो ये हमारे एक श्रोता हैं बालू राजड़, बाड़मेर में रहते हैं। उन्होंने लिखा है, कम्माघड़ी शालिनी बाई साहब, नेत्रदान के लिए डॉक्टर साहब एक्चुअली कहाँ संपर्क करें और किससे? तो मुझे लगा कि मैं ये प्रश्न अभी ले लेती हूँ कि ये जानना चाह रहे हैं और बहुत सारे हमारे सुनने वाले जानना चाह रहे होंगे। बहुत अच्छी बात है। पहले हमारे तरफ से कम्माघड़ी बाड़मेर वाले जी, ये जैसे मैंने आई बैंक के बारे में बात की थी, आई बैंक का एक मुख्य काम ये भी होता है कि लोगों को एक प्लेस कार्ड देना। जो भी प्लेस करते हैं या प्रतिज्ञा करते हैं उनको हम एक कार्ड बना के देते हैं। ये प्रक्रिया आजकल बहुत ही आसान हो गई है। नियरेस्ट आस पास के जितने भी आई बैंक है वहाँ पर सुविधा जरूर होती है। यदि उसकी सुविधा नहीं है
तो ऑनलाइन भी ये हो सकता है। जैसे एम्स का ऑर्बो में ऑनलाइन पोर्टल है जहां पर आप डोनेशन के लिए अपनी प्रतिज्ञा कर सकते हैं। आप फॉर्म भरेंगे तो हमारे पास फॉर्म आ जाएगा, फिर वो कार्ड आपको मिल जाएगा। उस कार्ड में आपका नाम होगा, आपका जो डोनेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट आपने लिखी होगी, कॉर्निया या किसी भी ऑर्गन की लिखी होगी, साथ में नियरेस्ट आई बैंक या नियरेस्ट हॉस्पिटल का नंबर भी उसमें लगा होगा। तो ये जो है एक बड़ा अच्छा इन्फॉर्मेशन होता है जो आपको हमेशा साथ में कैरी करनी चाहिए। यदि ऑनलाइन जो है एम्स के थ्रू नहीं हो सकता है तो आजकल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसे नोटो बोलते हैं उसके थ्रू भी आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं डोनेशन के लिए। जी, तो ये डॉक्टर साहब ने ये बताया कि जो डोनेट करना चाहता है, हाँ जी हाँ। पर हमारे कुछ श्रोता ये भी जानना चाहेंगे कि अगर उनको डोनेशन चाहिए, यानी वो चाहते हैं कि उनका कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो, तो वो किस तरह से अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं? हाँ, ये अच्छी बात है। पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने यदि प्रतिज्ञा नहीं की है, उनकी मृत्यु हो जाती है और परिवार वाले चाहते हैं कि उनकी दान हो जाए, तो वो भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि किसी ने रजिस्ट्रेशन ही करा रखी हो डोनेशन के लिए, किसी भी आदमी की पुतली हम ले सकते हैं यदि परिवार वालों की इच्छा हो तो। जहां तक जो मरीज कॉर्निया की बीमारी से पीड़ित है जिसमें हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या उनकी रिक्वायरमेंट है, उनका प्रॉपर एक आई हॉस्पिटल में चेकअप होना जरूरी है, जिसे हम ट्रांसप्लांट सेंटर बोलते हैं। वहां पर उनका नाम जो है दर्ज हो जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है ट्रांसप्लांट के लिए। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां पर बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट नहीं होती, तो विद इन अ फ्यू वीक्स में सर्जरी हो सकती है। लेकिन बड़े सारे ऐसे संस्थाएं हैं जैसे एम्स है, वहां पर वेटिंग लिस्ट काफ़ी लंबी होती है, तो इसके लिए हम एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं 6 साल से कम, या जो लोग दोनों आंखों से पीड़ित है, या ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे आगे बढ़ सकती है, तो उन लोग हम टॉप प्रायोरिटी देते हैं, उनका सर्जरी जल्दी कराते हैं। और जो लोग जिनकी एक आंख अच्छी हो, जिससे दिख रहा हो, दूसरी आंख में बीमारी हो, तो उनकी प्रायोरिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो प्रायोरिटी करके जो है जिनको जल्दी ज़रूरत है उनको टिश्यू जल्दी मिल जाती है। जब भी आपका रजिस्ट्रेशन होता है उसमें आपका होम एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल लिखा होता है। जैसे आपका टर्न आता है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। जी, हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो, अपना प्रश्न बोलें। आप कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बता दें। मैं यामीन भाई, रेडियो वाला। जी जी जी, जिला भाई। हाँ जी, ना आप प्रश्न करें। मैम, मैं ये जानना चाह रहा हूँ ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसकी वजह से हम आंखें दान नहीं कर सकते। और दूसरा सवाल हो रहा मेरे सर से कि हम जब लाइट को देखते हैं तो हमें इंद्रधनुष जैसा दिखता है, तो इसका क्या कारण है, कहाँ दिखाएं? डॉक्टर साहब बता रहे हैं। चलो, पहले तो मैं आपका आखिरी क्वेश्चन का आंसर करूंगा। इंद्रधनुष दिखना ये तभी होता है जब आपके आंखों के पलकों में, जैसे हम कॉर्निया कहते हैं, उसमें थोड़ा सा सूजन आ जाए या पानी भर जाए या कोई लेयर आगे आ जाए। तो नॉर्मली ये एक बीमारी होती है जिसे हम काला मोतिया कहते हैं, जिसमें आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है, उसमें ये आंखों के आगे इंद्रधनुष दिखता है। या कभी कभी यदि आगे पुतली खराब हो रही है कुछ और बीमारी के कारण, जिसमें सेल्स की एक्टिविटी कम हो जाए, उसमें ये हो सकता है। शुरुआती कैटरेक्ट में भी कभी कभी ऐसी बीमारी में ऐसे लक्षण आ सकते हैं। तो बेस्ट ये होगा कि आप नियरेस्ट किसी भी आई हॉस्पिटल में चले जाएं और आंखों का टेस्ट करा लें, और सबसे इम्पोर्टेंट होगा आंखों का प्रेशर जरूर चेक कराएं। दूसरा क्वेश्चन था आपका, इनका दूसरा प्रश्न अभी हमें याद भी नहीं आ रहा है कि इन्होंने क्या प्रश्न किया था। शायद कुछ डोनेशन से रिलेटेड ही था, पर जरूर आप दोबारा से ये पूछ रहे थे कौन सी बीमारी है जिसमें जी जी जो डोनेट नहीं कर सकते शायद। देखो, ऐसा है, यदि कोई आदमी की इच्छा हो, ये परिवार की इच्छा हो कि डोनेशन हो जाए, तो नॉर्मली आई बैंक वाले रिफ्यूज नहीं करते हैं। हम टिश्यू ले लेते हैं, उसके बाद टिश्यू को अन्य चीजों में यूज कर सकते हैं, जैसे हमने कहा रिसर्च या ट्रेनिंग पर्पज के लिए, क्योंकि वो दूसरे आदमी की आंख में नहीं लगा सकते हैं। जैसे बीमारी मैंने बताई, HIV एड्स से भी डेथ हुआ हो, या हेपेटाइटिस वायरस के कारण डेथ हुआ हो, या फिर जैसे रेबीज की बीमारी से डेथ हुआ हो, या सेप्टिसीमिया हो गया जो पूरे शरीर में फैल गई हो, आदमी वेंटिलेटर में हो 3-4 दिन से ज़्यादा, या फिर कुछ ऐसी बीमारियां हो जिससे पूरे शरीर में कैंसर फैल गया हो, ब्लड कैंसर हो, या फिर पूरे शरीर में जब कैंसर चारों तरफ फैल जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में नॉर्मली हम लेते नहीं हैं। या फिर ऐसा डेथ हो जिसका अननोन कॉज हो, तो उसमें भी हम यूज नहीं कर सकते। जी, तो जब डॉक्टर साहब प्लेज करता है जब आदमी, तो उसे पता नहीं होता कि उसकी डेथ किस कारण से होगी, ये तो फ्यूचर में ही होता है। तो जब प्लेज किया है उसने, तो क्या टीम पहुंचती है और ये टेस्ट बाद में होते हैं?
नहीं, प्लस जो है वॉलंटरी है, ये आप घर बैठ के भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। तो ये तो एक भावना है आपकी, जिसकी अब जो है इंस्टीट्यूशन कदर करती है, इसलिए आपका नाम रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो जिसने प्लेज किया उसकी किसी कारण से भी मौत होती है तो आप उसको हार्नेस कर लेते हैं आइस को? ये शालिनी जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जरूरी नहीं है कि हम उसकी टिश्यू ले पाए। जैसे मैंने कहा कि जो कंसेंट होता है वो फैमिली का होता है, उस आदमी का नहीं होता है। बिल्कुल। जब वो परिवार वाले उस समय एग्री करेंगे तब जाके हम टिश्यू ले सकते हैं। तो आपने प्लेज किया हो नहीं किया हो, डजंट मैटर। मैटर क्या करता है कि जो परिवार वाले चाहते कि नहीं चाहते। जी, जी। इसलिए आज की डेट में जितने भी डोनेशन होते हैं ज्यादातर हॉस्पिटल में होते हैं, तो इसके लिए हमें काउंसलर्स रखने पड़ते हैं जो उस ऐसे दुख की घड़ी में फैमिली को काउंसिल कर सकें कि आपकी डोनेशन कितनी इफेक्टिव हो सकती है 2 लोगों की नज़र को वापस कराने के लिए। और ये एक बहुत बड़ा सोशल काम है। जैसे हम कहते हैं आंखों का दान करना जो है महादान है। तो ये समझाने के लिए और परिवार को एक्सेप्टेंस कराने के लिए हमारे काउंसलर्स की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। बिल्कुल, मुझे ऐसा याद है डॉक्टर साहब, अभी कुछ दिन पहले भी अखबार में और अब हम निरंतर पढ़ रहे हैं इस तरह की खबरें कि बहुत कम उम्र में जब एक्सीडेंट से डेथ हुई या किसी बच्चे की डेथ हुई तो ऑब्वियसली प्लेज तो करेगा नहीं वो, क्योंकि बहुत कम उम्र में डेथ हो गई, एक्सीडेंटल डेथ हो गई। तो पेरेंट्स को कन्विंस किया गया और उन्होंने फिर किया भी, ऑर्गन भी डोनेशन किए और आई डोनेशन भी किया। तो इस तरह की टीम जो है कंटिन्यूस वर्क करती है। हाँ, डेफिनेटली। इनफैक्ट आजकल जो जितने भी हॉस्पिटल के हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, उनकी हम लगातार उनकी भी हम ट्रेनिंग करते रहते हैं कि एज ए काउंसलर काम करें। क्योंकि जब मरीज भर्ती होता है तो सबसे ज्यादा कांटेक्ट तो उसका हॉस्पिटल स्टाफ से ही होता है। यदि उसी को भूमिका बना के रखें, जैसे ब्रेन डेथ वाले पेशेंट होते हैं, तो ब्रेन डेथ वाले पेशेंट जो है हॉस्पिटल में 2-4 दिन तक या हफ्ते तक भी रख सकते हैं। तो ये टाइम मिल जाता है हमें उसको काउंसिल करने के लिए, तभी जाके ऑर्गन डोनेशन हो सकता है। जी, ये भी बहुत बड़ा कार्य है जो सारे डॉक्टर्स कर रहे हैं, उनको कन्विंस करना, बताना कि किया जा सकता है, और फिर वो लोग जो एक्चुअली करते हैं। आप बस जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ, और आज के हमारे रेडियो डॉक्टर डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल चीफ हैं आरपी आई सेंटर एम्स न्यू दिल्ली में और चेयरमैन हैं नेशनल आई बैंक में। और आज हम नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आई बैंक पर जोर देकर बता रहे हैं डॉक्टर साहब की क्यों इसकी इम्पोर्टेंस है और किस तरह से आई डोनेशन की इम्पोर्टेंस है। तो डॉक्टर साहब एक श्रोता वेट कर रहे हैं, इनका प्रश्न पहले ले लेते हैं। हेलो। हेलो जी, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन है? छोटू साहब, बहादुरगढ़ से बोल रहा हूँ। बहादुरगढ़ से। ठीक है, बहादुरगढ़ से बोले, बोलिए जी, अपना प्रश्न करें, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। जी, हम ये दोनों आँख से अंधा है। हाँ जी। ये पता चला कुछ चश्मा आया हुआ है। नहीं, आपको शायद आपने पहले भी सुना होगा, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था। आजकल ऐसे चश्मा बन गए हैं जिसे हम AI बेस्ड चश्मा बोलते हैं, जिसको पहन के जो है वो प्रोग्राम्ड होता है, तो आपको पता चल जाता है कि आपके आगे पीछे कौन खड़ा है या फिर उसके कौन से कपड़े पहने हैं। ये सब जो है AI बेस्ड होता है। ये चश्मा मिलता है आजकल। इसके लिए पहले मिलेगा जी? ये जो है आप हमारे एम्स हॉस्पिटल में आ सकते हैं, वहां पर आपका बेसिक चेकअप करा के आपको ट्रायल करा सकते हैं। उसके बाद आपको पसंद आता है तो उसके लिए ऑर्डर करा सकते हैं आप। धन्यवाद। कितना नंबर बना पड़ेगा ये इसमें? ये जो है किसी भी दिन OPD में आ सकते हैं, उसके बाद उस क्लिनिक में रेफरल आपका हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। और मैसेज भी बहुत सारे हैं डॉक्टर साहब हमारे पास। सुशील ठाकुर हमें लिख रहे हैं, एज 41 ईयर्स, दिल्ली में रहते हैं, आंखों से पानी गिरता रहता है, डॉक्टर को भी दिखाया, दवाई भी डाल रहे हैं, पर कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो क्या करना चाहिए इनको? देखो, आंखों में पानी आने के 1000 कारण हो सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर चेकअप करना जरूरी है। आप काफी यंग है तो हो सकता है कि आंखों में एलर्जी या ड्राइनेस हो, सबसे कॉमन कारण यही होता है। तो हम चाहते हैं कि एक चेकअप करा लीजिए। यदि टेम्परेरी रिलीफ के लिए कोई भी लुब्रिकेंट ड्रॉप जो है दिन में 3-4 बार डालिए। जी, एक व्यक्ति आंखें डोनेट करता है तो कितने लोगों को फायदा होता है? और जिस व्यक्ति की दोनों आंखों का ऑपरेशन हो चुका हो, काला मोतिया का, क्या वो भी आंखें डोनेट कर सकता है मरणोपरांत? और अगर पास और दूर की नजर कमजोर है, चश्मा लगाने से सही नजर आ रहा है,
क्या तब भी हमें आंखों की जांच करानी चाहिए, कितने समय बाद करानी चाहिए? ये सारे प्रश्न लिखकर भेजे हैं हमें मनोहर लाल गांधी जी ने चाणक्य चौक गाजियाबाद से, और साथ ही साथ ये नमस्कार भेज रहे हैं डॉक्टर साहब, लिख रहे हैं डॉक्टर जीवन सर जी को भी नमस्कार। हाँ, नमस्कार मनोहर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि यदि आपकी आंखों में ऑपरेशन हुआ काला मोतिया का, यदि आपकी पुतलियाँ सही हैं तो आपके डोनेशन के बाद जो है पुतली का जो है यूज़ हो सकता है। तो इसमें कोई कंट्रा इंडिकेशन नहीं है। किसी भी आदमी का कोई भी ऑपरेशन हुआ हो, मोतियाबिंद का हुआ हो, काला मोतिया का हुआ, रेटिना का हुआ हो, स्क्विंट का हुआ हो, या फिर लेजर का ऑपरेशन हुआ हो चश्मा उतारने के लिए, ये सब पुतलियाँ भी यूज़ हो सकती है। दूसरा, यदि आपको चश्मा लगा है पास का दूर का, तो इसमें एक क्लियर कट होता है कि साल में एक बार चेकअप कराना चाहिए, और ज़रूर आंखों का प्रेशर भी साथ में चेक कराना चाहिए, क्योंकि काला मोतिया नॉर्मली 40 साल के बाद दिखता है, तो कभी कोई बिना ये कोई सिम्टम होते नहीं है, इसलिए इसके लिए बारे में ज़रूर ध्यान दीजिए। जहाँ तक डोनेशन का सवाल है, वो हर आदमी कर सकता है, और कभी भी जो है इसकी इच्छा जाहिर की जा सकती है, लेकिन मृत्यु के बाद तो परिवार वालों को समझना चाहिए कि उनके मृत्यु प्रिय लोगों का क्या आखिरी इच्छा थी, उसकी पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि हमारे लोगों की आखिरी इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए। जहाँ से मेरा ख्याल है समाज में सब चाहते हैं कि एक न एक जो है अच्छा काम कर सके। तो यदि 2 पुतली की दान हो जाती है तो उससे 2 लोगों की रोशनी तो जरूर वापस आ सकती है, लेकिन आज के डेट में साइंस ने प्रगति की है, 2 पुतलियों से 4 लोगों की रोशनी आ सकती है। क्योंकि आजकल कॉर्निया की जो बीमारी होती है, जो लेयर बाय लेयर हम जो है डिसेक्ट करते हैं, उसी लेयर को चेंज करते हैं। तो साइंस बहुत अच्छी हो गई है, और इसकी जो ग्राफ्ट की सर्वाइवल है, रिजेक्शन है, वो बहुत कम हो जाती है, सर्वाइवल बढ़ जाती है, और आउटकम भी बहुत अच्छा रहता है मॉडर्न जो सर्जरी होती है आजकल। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये क्वेश्चन किया। तो जैसे हम जानते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई का बहुत डिफरेंस है। कॉर्नियल टिश्यू की डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मरीज हमारे पास बहुत है, डोनेशन बहुत कम होता है। तो हम सभी लोगों को इसमें जो है सोचना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा बहुत एडवांसमेंट हो चुकी है, साइंस बहुत एडवांस कर चुकी है, और साथ ही आपने बताया एक AI चश्मा भी आ गया है। तो कितना सक्सेस रेट है कॉर्निया ट्रांसप्लांट का? नहीं, कॉर्नियल सक्सेस रेट आज की डेट में काफ़ी बढ़ गई है। यदि हम 5 साल का सोचें तो 90% से ज़्यादा ग्राफ्ट सर्वाइव करते हैं, 10 साल के लिए 80% ग्राफ्ट सर्वाइव करते हैं। तो दोबारा जो है सर्जरी भी हो सकती है इन मरीजों में जिनके एक बार ग्राफ्ट फेल हो जाते हैं। सबसे कॉमन कारण होता है कि रिजेक्ट हो जाना, क्योंकि हम किसी दूसरे आदमी की जो है टिश्यू लगा रहे होते हैं। लेकिन अच्छी बात है, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन की रिजेक्शन बहुत ही कम होती है शरीर में। जैसे आपने सुना होगा किडनी, लिवर, हार्ट, तो उसमें रिजेक्शन रेट बहुत हाई होती है। तो कॉर्नियल सक्सेस रेट बहुत अच्छी होती है। और दूसरी अच्छी बात ये आई है कि इसको जो है हम दोबारा भी कर सकते हैं। अच्छा। तो उसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं यदि रिजेक्शन नहीं हुआ हो तो। और दूसरा कॉमन कारण होता है आंख में इन्फेक्शन हो जाना या फिर चोट लग जाना, क्योंकि एक बार ट्रांसप्लांट हो जाए तो चोट लगने से आंख जो है फट भी सकती है। अच्छा। तो प्रिकॉशन लेना बहुत ही जरूरी है सर्जरी के बाद। यही मैं जानना चाहूंगी, एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि किसी का कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हो गया तो उसके बाद भी क्या उसको प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं या रेगुलर चेकअप्स कराने पड़ते हैं? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बार ऑपरेशन हो जाए तो उसका केयर करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये टिश्यू हमें बहुत ही मुश्किल से मिलती है और ये बड़ा प्रीशियस टिश्यू है। ट्रांसप्लांट सर्जरी भी बहुत ही प्रीशियस होता है। तो आपको चोट लगने से बचाना चाहिए। जो दवाई डॉक्टर ने लिखी हुई है वो लगातार डालनी पड़ सकती है। जब भी आप भीड़ भड़ाके वाले इलाके में जाएं तो हमेशा एक गॉगल पहन के निकलें। 3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आंखों में अचानक लाली आ जाना, आंखों की नज़र एकदम से धुंधली हो जाना, या फिर आंखों में दर्द होना, ये 3 लक्षण हैं। इससे पता चल जाता है कि आपकी ग्राफ्ट फेल हो रही है। तो तुरंत जो है आपको जहाँ पर आपका सर्जरी हुआ या नियरेस्ट आई हॉस्पिटल जाके चेकअप कराना चाहिए। जितनी जल्दी ये सिम्टम पकड़ लें और जो रिजेक्शन पकड़ लें तो उसका रिवर्सल भी उतनी जल्दी हो जाता है। तो ये 3 चीज़ें का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, ट्रांसप्लांट करने में एक्चुअली कितना टाइम लगता है? आज के डेट में जो नई पद्धतियाँ हैं उसमें ट्रांसप्लांट सर्जरी करने में हमें 20 मिनट से लेकर 40 या 1 घंटे लग सकता है। डिपेंड करता है किस तरह की सर्जरी हम लोग करते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जो टिश्यू हमें मिलते हैं उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो एक तो जो कॉर्निया दान हमें आती है, प्रोसेस होकर टिश्यू ऑपरेशन थिएटर में आता है तो उसकी प्रोसेसिंग होती है वहाँ पर भी। जैसे मैंने कहा था लेयर बाय लेयर डिसेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद सर्जरी करने में टाइम लगता है।
आजकल बड़े सारे ऐसे सर्जरी हो गए जिसमें हम टाँके भी नहीं लगाते। यदि पूरी कॉर्निया ट्रांसप्लांट नहीं करें, खाली लेयर ही ट्रांसप्लांट करते हैं, तो वैसी जो है उसको बिना टाँके के सर्जरी भी कर सकते हैं। तो आपको जो है इमीडिएट रिहेबिलिटेशन हो सकता है। तो सर्जरी बहुत एडवांस हो गई है, लेकिन मरीजें बहुत ज्यादा है और टिश्यू कम है। जी जी, इसीलिए ये प्रोग्राम हम लोग करते रहते हैं। बिल्कुल हम करते रहते हैं, और बहुत सारे हमारे सुनने वाले हैं जो प्रभावित भी होते हैं और हमें लिख रहे हैं डॉक्टर साहब कि वो उन्होंने प्रण किया है कि वो आई डोनेट करेंगे। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि डॉक्टर साहब पद्मश्री हैं, और उनको खास तौर पर, क्योंकि एम्स में आप बहुत सालों से कार्य कर रहे हैं, शुरू से पढ़ाई से लेकर अभी तक लगभग 35-40 साल। हाँ, तो पूरे 4 दशक जो है हमने निकाल दिए हैं, और पिछले 36 साल से मैं कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ। हजारों लोगों की हमने जो है सेवा की है, लेकिन उसमें कभी कभी दुख भी होता है हमें कि इतने मेहनत करने के बाद भी लोगों की जो है जो बैकलॉग कम नहीं कर सकते। तो जिन लोगों को जो है ट्रांसप्लांट जिनका हो चुका है सक्सेसफुल, वो हमारे एम्बेसडर है, उनको आगे आना चाहिए कि उनको लाभ हुआ तो बाकी लोगों को भी लाभ होना चाहिए। दूसरा, जो हम देख रहे हैं कि जितने हम प्रोग्राम करते हैं सोशल मीडिया में, रेडियो में हम इतने प्रोग्राम करते हैं, वो बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम होते हैं, क्योंकि हमारे सुनने वाले श्रोता बहुत सारे लोग हैं। जी। उन सबको आगे आना चाहिए। तो इससे एक फायदा हुआ है, पिछले कई सालों में हमारे जो प्लेस होते हैं उसकी संख्या लाखों में है, इनफैक्ट करोड़ों टच कर रहे हैं। तो एक अवेयरनेस बढ़ाती है, और स्कूल्स में हम जाते हैं, बच्चों को बताते हैं कि ऑर्गन डोनेशन करना चाहिए, टिश्यू डोनेशन होनी चाहिए, ब्लड डोनेशन होनी चाहिए। तो बच्चों में अवेयरनेस हो जाए तो पूरे समाज में अवेयरनेस जल्दी से बढ़ जाती है। जी। आप जैसे लोग डॉक्टर साहब एक इंस्पिरेशन है हमारे सभी सुनने वालों के लिए कि आप इतना कार्य कर रहे हैं। हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम भी सपोर्ट करें और गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव में आगे आए। हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो। हाँ जी, हेलो। जी जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है, प्लीज अपना नाम बताएं, प्रश्न करें। मेरा नाम किशन लाल है जी। जी, मैं वजीराबाद से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब से प्रश्न कर लीजिए। हाँ जी, डॉक्टर साहब से नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसे मैं सुबह प्रेयर करता हूँ ना, हाँ हाँ, और वो दीपक जलाता हूँ, और उससे कोई 2 मीटर पीछे हटके तो मेरे को 3 लौ नजर आती हैं एक की। इसका मुख्य कारण जो है आपकी जो है यदि नजर साफ नहीं है, जिसे हम दृष्टि दोष बोलते हैं या रिफ्रैक्टिव एरर बोलते हैं, तो आपको जो है चश्मे का नंबर टेस्ट कराना जरूरी है, और कभी कभी इसका कारण जानना भी जरूरी है क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसमें काला मोतिया हो सकता है, कैटरैक्ट या सफेद मोतिया हो सकता है, या पर्दे में सूजन आ रही हो वो हो सकता है। तो आप जरूर आइए हॉस्पिटल में, चेकअप कराइए। और मैं आए, आप 106 नंबर केबिन में बैठते हो ना जी? हाँ जी, हाँ, बहुत बहुत नमस्कार जी। तो मैं आप दोबारा आइए, आपकी हम दोबारा सेवा करेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने बता दिया है डॉक्टर साहब कहाँ बैठते हैं। बहुत सारे हमारे श्रोता आप तक पहुंचेंगे डॉक्टर साहब। समय दे पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत भीड़ होती है, पर डॉक्टर साहब की तरफ से पूरा प्रयास होता है, ये हम देख चुके हैं। डॉक्टर साहब, हमारे एक श्रोता है, आपने बताया कि आई प्रेशर को भी चेक कराना बहुत जरूरी है, तो इन्होंने ये एक प्रश्न किया है, नेहा है, और लिख रही है कि मैं आई चेकअप कराती हूँ, रिसेंटली भी कराया है, और मेरा आई प्रेशर हाई की तरफ आता है 28 to 30 रेंज में, तो क्या करना है? डेफिनेटली जो प्रेशर आपका हाई है, नॉर्मली हम 21 कट ऑफ रखते हैं नॉर्मल आदमियों के लिए। यदि आपका प्रेशर हाई चल रहा है और पीछे नस का जो है उसमें असर आ रहा है, तो ये प्रेशर कम करना जरूरी है। और ये देखना भी जरूरी है कि प्रेशर हाई क्यों हुआ है। क्या आप कोई दवाई तो नहीं ले रहे हैं स्टीरॉइड्स शरीर के लिए, या आंखों में ड्रॉप डाल रहे हैं, उससे भी प्रेशर हाई हो सकता है। तो आपका यंग एज है, आप जरूर चेकअप कराइए कि ऐसा न हो कि पीछे नस खराब हो जाए। तो 28-30 प्रेशर डेफिनेटली बहुत हाई है। जी डॉक्टर साहब, जैसे एक ब्लड प्रेशर होता है तो ऐसे ही आई प्रेशर है, तो क्या इससे आपस में कुछ लिंक है? ऐसा कोई लिंक है नहीं। अच्छा। लेकिन जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है उनको आंखों की बीमारियां हो जाती हैं, और जैसे पर्दे में खून आना, पर्दा खराब हो जाना, पीछे का रेटिना, कभी कभी जो आंखों के प्रेशर भी उसके साथ में जुड़ जाता है। लेकिन दोनों में कोई खास रिलेशनशिप नहीं है। अच्छा, हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो। हेलो। जी जी, आप बताएं अपना प्रश्न, अपना नाम बताएं। मैं गजराज बोल रहा हूँ बहन जी। जी जी। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते गजराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे को जो ना पिछले साल जो है ना सितंबर में ही ब्रेन में स्ट्रोक आ गया था गाड़ी चलाते हुए। हाँ हाँ। तो मुझे जो है ना मैंने तीन हॉस्पिटलों में टेस्ट करा लिया आंखों के, मेरी जो ना क्लैरिटी कम हो गई है।
विजन मेरा पूरा आता है। एम्स में भी दिखा लिया, मैं तो आपके पैर छूने भी आया था डॉक्टर साहब। मैं तो आपका 7 जुलाई को भी आप आए थे रेडियो डॉक्टर में। हाँ, मैंने सुना था, लेकिन उस दिन मेरा फोन नहीं लग पाया। कोई नहीं, मैं समझ गया आपकी बातों को। यदि ब्रेन स्ट्रोक तो न्यूरोलॉजिस्ट के लिए वो करा उन्होंने। हाँ, के दिमाग के उसमें दिखाओ, क्योंकि हो सकता है जो दिमाग की जो आँख की जो नस होती है दिमाग से कनेक्टेड रहती है, ऑप्टिक नर्व, उसमें भी असर आ सकता है। और धीरे धीरे नज़र की जो क्वालिटी होती है, जो कंट्रास्ट होती है, वो हल्की हो जाती है। और जैसे आप कह रहे हैं आपको देखने में ज़्यादा दुविधा नहीं है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन मैं चाहूँगा कि एक बार आकर के फील्ड टेस्टिंग जरूर कराइए अपनी आँखों का। तो आइए, हम आपको हेल्प करेंगे, आप फील्ड टेस्टिंग करा देंगे आपका। तो कब मैं आया था आपके रूम में, लेकिन गार्ड ने आने नहीं दिया। कोई बात नहीं, इस बार आ जाना, हम आपको गजराज जी मैं बोल दूंगा। गार्ड को क्या बोलूं, डॉक्टर साहब बता दो मुझे, मैं आ जाऊंगा। मैं कल भी गया था एमसी। अच्छा, आप आ जाइएगा, उनको बोले कि मैं रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम सुन के आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आपने रेडियो डॉक्टर सुन के आप हमारे पेशेंट्स को अटेंड करेंगे। इसकी ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और हमारे बहुत सारे सुनने वाले इससे लाभ उठा सकते हैं। दिनेश शर्मा हमें लिख रहे हैं शिमला झुंझुनू राजस्थान से कि मेरी उम्र 70 वर्ष है और मैं 20 वर्ष पहले मेरा मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था। क्या लंबे समय बाद फिर से मोतियाबिंद हो सकता है क्या? ये पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप जो है आपकी आंखों का डोनेशन के लिए प्रतिक्रिया कर सकते हैं। जहाँ तक दोबारा कैटरेक्ट आने का सवाल है, दोबारा कैटरेक्ट नहीं आता है, लेकिन जो पीछे झिल्ली होती है जिसके ऊपर लेंस रखते हैं, उसमें जो है सफ़ेदी आ सकती है, वो थिक हो सकता है, जिसे साइंटिफिक वर्ड में आफ्टर कैटरेक्ट बोलते हैं। तो ये कैटरेक्ट नहीं होता है, झिल्ली में सफ़ेदी आ जाती है, और झिल्ली की सफाई हो सकती है, लेजर से भी हो सकती है और सर्जरी के द्वारा भी हो सकती है। यदि आपका पीछे का पर्दा या आगे का पर्दा ठीक है तो आपकी नज़र दोबारा वापस आ सकती है। जी, और अभी हमारे पास आई प्रॉब्लम से रिलेटेड भी प्रश्न आ रहे हैं। हाँ। तो मैं ले लेती हूँ, आप जैसा बताना चाहें। अमरोहा यूपी से अंकित कुमार लिख रहे हैं कि मेरी आंखें बहुत लाल लाल रहती हैं, तो इनको ये समस्या है। हाँ, देखो, लाली होना उसके भी बड़े सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक्टिव आदमी, यंग आदमी जो काम करने वाले हैं, सबसे कॉमन कारण एलर्जी हो सकती है। उस एलर्जी के टेस्ट के लिए बड़े सारे टेस्ट होते हैं, हम उसके बाद जो है एलर्जी कम करने की दवाई दे सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि एक बार जरूर अच्छी जगह चेकअप कराइए कि पता चल जाए क्यों हो रहा है, उसके बाद फिर दवाई लीजिए। गलती से भी अपने आप जो है स्टीरॉयड की दवाइयाँ मत डालिएगा, नहीं तो उससे काला मोतिया हो सकता है। हेलो, हमारे श्रोता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो जी, मेरा नाम जगजीत सिंह है जी। जगजीत सिंह, प्रश्न करें डॉक्टर साहब से। हाँ जी, 80 साल उम्र है मेरी। डॉक्टर साहब, मैंने इंजेक्शन लगवाए थे एम्स में। मेरी आंखों की रोशनी उस टाइम 20% थी। 218 की बात है ये। अब मेरी रोशनी बिल्कुल कम हो गई। डॉक्टर साहब, क्या करना चाहिए? इसमें आपको दोबारा आना पड़ेगा, आपके रेटिना का दोबारा हम टेस्ट करेंगे। यदि आंखों में सूजन हो या खून की नसें आ रहे हैं, दोबारा इंजेक्शन लगाना पड़ सकता है। अच्छा। तो जरूर आइए, जल्दी करिए, इसमें वेट मत करिए आप। मुझे 20% का मेडिकल मिला था वहाँ। हाँ, एक बार दोबारा चेकअप कराइए। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। उमेश कुमार जी लिख रहे हैं खयाला से कि नमस्ते डॉक्टर साहब, मैडम जी, आंखों के नीचे सूजन हो जाती है। आंखों के पलकों के नीचे सूजन बड़े सारे लोगों को हो जाती है। नॉर्मली या तो उसमें जो आप हमारी जो फैट होती है आंखों के पलकों के नीचे के फैट में बढ़ोतरी हो जाती है, या कभी लूज हो जाती है, इस कारण हो सकता है। इसमें रूटीन आप मसाज कर सकते हैं, या फिर आप जो है आंखों में कोई और बीमारी है पलकों में, उसका इलाज करा सकते हैं। और ये जरूरी है कि यदि आपका वो बढ़ते चले जा रहा है तो 2-3 टेस्ट करने जरूरी है। थायराइड का टेस्ट कराइए, और एक जो है अपना किडनी का टेस्ट कराइए, कहीं ऐसे नहीं हो कि उसमें पानी भर रहा हो। अच्छा, हेलो, हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर है। हेलो जी। हेलो, बोलिए सर। मैं किशन जी बोल रहा हूँ। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। मेरी आंख में तकलीफ हो गई ऐसे, एक हॉस्पिटल में दाखिल हुआ था थोड़ी ट्रीटमेंट के लिए। वहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसी दवाई दी, वो आंख बिल्कुल बैठ गई। उसके बाद जो आंख में अब कभी हरे रंग का विजन दिखता है, कभी लाल का, कभी पीले रंग का, कभी व्हाइट भी हो जाता है, और बाकी कोई छवि नहीं दिखती। तो लाइट नजर आती है। देखो किशन जी, इसमें कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या तकलीफ हो रही होगी, लेकिन एक बार आएंगे तो चेकअप करके बता सकेंगे क्या कारण है, उसका क्या निदान है, क्या इलाज कर सकते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप यदि आ सकते हैं तो हॉस्पिटल में आ जाइए, हम चेकअप करा देंगे आपका।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद सरफराज आलम दर्शना बाजार से लिख रहे हैं, डॉक्टर साहब इनका सवाल है कि मृत्यु के तुरंत बाद आंखों को सुरक्षित रखने के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या पूरी आंख को एक को लगाया जा सकता है या कईयों को? ये तो आप बता चुके हैं। तो अगर मृत्यु होती है और टीम को पहुंचने में समय है तो किस तरह से उसको प्रिजर्व किया जा सकता है? देखो, 2-3 चीजें हैं। यदि जाड़ों का मौसम है तब तो काफी अच्छी हमें टाइम मिल जाती है। 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर टिश्यू रिट्रीव होनी जरूरी है। तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि पलकें बंद कर देनी चाहिए, और हो सके तो उसके ऊपर जो गीला कपड़ा या फिर गीला कॉटन लगा सकते हैं पलक के ऊपर। गर्मी का मौसम है तो शरीर को जो है, उस बॉडी को जो है आइस स्लैब में रख सकते हैं। एक तकिया रख देंगे, थोड़ा सा हेड उठा होना चाहिए। इतना ही प्रिकॉशन रखना। यदि एयर कंडीशन रूम है तो एयर कंडीशन ऑन कर दीजिए, एयर कंडीशन नहीं है तो खिड़कियां खोल के रखिए जिससे कि थोड़ी सी ठंडी हवा चले। बेसिक थिंकिंग ये है कि आंखें एक्सपोज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कॉर्निया ड्राई हो जाती है, और थोड़ा सा टेम्परेचर कम होना चाहिए। और हमें ये श्रोता लिखकर भेज रहे हैं, नाम इन्होंने नहीं लिखा है लेकिन लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब एंड मैडम शालिनी, रेडियो डॉक्टर इज वेरी नाइस टुडे। आज का प्रोग्राम जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं ऑन दिस ओकेजन ऑफ आई डोनेशन फोर्टनाइट, थैंक्स टू ऑल इंडिया रेडियो। तो आपको हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब, मेरा नाम मुनीश कुमार है, मैं पुरदिल नगर हाथरस यूपी में रहने वाला हूं और मेरी उम्र 35 साल है। मेरा काम वेल्डिंग का है और मैं अपनी आंखों को कैसे सुरक्षित रख सकता हूं? कोई उचित मार्गदर्शन करिए। हाँ, ये तो जो है बड़े सारे हमारे ऐसे वर्कर्स हैं जो वेल्डिंग करते हैं, उनकी आंखों में जो है डैमेज होता रहता है, फॉरेन बॉडी चले जाते हैं। तो ऐसे में वेल्डिंग करते समय प्रोटेक्टिव ग्लासेस लगाने में जरूरी है, स्पेशली यूवी फिल्टर वाले, जिससे कि आपका यूवी एक्सपोजर कम हो जाए। और जो है ये कोशिश करें कि हमेशा प्रोटेक्टिव ग्लासेस के साथ या स्क्रीन के साथ काम करें, जिससे आपको चोट नहीं लगेगी। जी। और राहुल पवार लिख रहे हैं पूना से, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने बात पूछी है डॉक्टर साहब की, एक कोई पर्सन है जिसको आईज डोनेट हुई हैं या कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हुआ है, उसकी डेथ हो जाती है, क्या वो हम किसी और तीसरे में लगा सकते हैं क्या? ये इनका प्रश्न है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी सुन चुका हूँ। अच्छा। ज्यादातर इसकी पॉसिबिलिटी होती नहीं है, क्योंकि जो भी टिश्यू हम लगाते हैं धीरे धीरे उसकी भी क्वालिटी खराब होती चली जाती है। तो यदि 5 साल 10 साल हो गए तो उस टिश्यू को दोबारा लगाना बहुत मुश्किल होता है, उसको रीफैशन करना भी डिफिकल्ट होता है। तो आंसर होगा नहीं। अच्छा। अभिषेक गुप्ता लिख रहे हैं लेंस डाउन से, नमस्ते मैम, सर मेरी दोनों आंखों के कॉर्निया फ्लैट हो गए हैं और मैं 20 नंबर का चश्मा लगाता हूँ। तो ये ऐसी बीमारी है जिससे हम जो कॉर्निया फ्लैट हो जाती है या कॉर्निया प्लेना होता है, तो इसमें नज़र की चश्मे की जरूरत बहुत पड़ती है। यदि आप मोटा चश्मा लगा रहे हैं तो जांच करने के बाद कभी कभी जब आंखों के अंदर लेंस फिट कर सकते हैं, या फिर जो आपका नेचुरल लेंस है उसको हटा करके नया लेंस लगा सकते हैं, उससे आपका नंबर कम हो सकता है। ऐसे में काला मोतिया होने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, उसका भी टेस्ट करना जरूरी है। जी। और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं रणधीर गुप्ता ओखला संगम विहार से, डॉक्टर साहब सादर प्रणाम, गजराज जी को जो हेल्प करने के लिए आपने कहा है उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। इसमें शालिनी जी एक क्वेश्चन और था, एक लेडी जी मैं वही देख रही हूँ कि उन्होंने ये लिखा था, मैं बात बता देती हूँ अगर मुझे वो प्रश्न मिल जाए, कि उनकी बेटी को चाहती हैं कि नी उनका ट्रांसप्लांट हो, पर वो अपनी आंख चाहती हैं कि मैं अपनी आंख डोनेट कर देती हूँ और आप उनका ट्रांसप्लांट करा दीजिए क्योंकि पैसा नहीं है। तो क्या ये होता है डॉक्टर साहब ऐसा? जैसे हमने पहले भी कहा था, आंखों का दान जो है जिंदे आदमी का नहीं हो सकता है, मरने के बाद ही हो सकता है। यदि आपको अपनी बेटी के इलाज के लिए दिक्कत आ रही है, नी ट्रांसप्लांट के लिए पैसे नहीं है, तो आप जो है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जो है चिट्ठी डालिए, वहां पर जो है आपको जो है आपकी हेल्प हो सकती है। जी। उस कमेटी में बड़े सारे लोग होते हैं जो ऐसे गरीब लोगों की सहायता कर सकते हैं। आप जरूर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चिट्ठी लिखिए। जी, मुझे इनका प्रश्न यहाँ मिल नहीं रहा है क्योंकि बहुत सारे और प्रश्न आ चुके हैं तो ढूंढना मुश्किल है, लेकिन डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया है। आप सही जगह पर अगर आप अपनी एप्लीकेशन भेजेंगी तो आपका काम हो सकता है। समय बहुत कम है डॉक्टर साहब, चलते चलते मैं ये जरूर चाहूंगी कि आंखों को स्वस्थ रखना जो है, आपसे जरूर एक लास्ट में हम चाहते हैं टिप्स आप दें हमारे लिसनर्स को, तो वो क्या देंगे आज? नहीं, आज के डेट में जो हमारा प्रोग्राम है, मैं तो चाहूँगा अपनी आंखों को स्वस्थ और बचा के रखिए, जिसके बाद आपके मृत्यु के बाद भी इस आंखों का यूटिलाइजेशन हो जाए। हमारे परिवार वाले हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं और हम हमेशा कहते हैं हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बहुत किया है,
लेकिन वो लोग मरने के बाद भी हमें एक टाइम देते हैं, ऐसा अपॉर्चुनिटी देते हैं कि एक और काम कर सके उनके मृत्यु के बाद भी। क्यों ना उनके इस विचारों को, उनके शरीर के इन अंगों को ऐसे दान करें कि उनकी इच्छा भी पूर्ति हो जाए, उनका नाम जिंदगी भर रहे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने श्रोता हैं जो रेडियो डॉक्टर से जुड़े हैं आज, कि इस बारे में सोचिए। अंग दान, ब्लड डोनेशन, आंखों का दान, ये जो है कंपलसरी नहीं है, ये आपकी थिंकिंग है, आपकी सोशल वैल्यूज हैं जो आपको फैमिली को आगे लेके आएंगे। हम चाहते हैं कि फैमिली का आदर सत्कार हम करते हैं, बड़े सारे प्रोग्राम करते हैं, लेकिन जितने संस्थाएं हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो या स्टेट लेवल में है, वो घर जा करके इनके हमें जो है सद्भावना करनी चाहिए, उस फैमिली को आगे लाना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब, और जरूर हमारे सुनने वाले इस बात को फॉलो करेंगे। और जैसा आपने कहा, दान हम करते हैं जीवन में, बहुत सारे चीजों का दान करते हैं, कि किसी को पढ़ाई का, किसी को पैसे का दान दिया, कुछ दिया, पर ये एक महादान कहा जाता है। और अगर आप महादान करते हैं तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है। तो आज डॉक्टर साहब को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, वो यहाँ आए और इतनी अच्छी बातें हम तक और आप सब तक इन्होंने पहुंचाई। हमारे साथ रहे डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल, चीफ RPI सेंटर, एम्स न्यू दिल्ली एंड चेयरमैन नेशनल आई बैंक। हमने बहुत सारी बात की आई डोनेशन पर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और कुछ और चलते चलते कहना चाहेंगे, समय बहुत कम है, तो मैं सोच रही हूँ पहले तो शालिनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना अच्छा कार्यक्रम करते रहते हैं हेल्थ के बारे में। थैंक यू सर। और जैसे हम कहते हैं कि जान है तो जहान है, लेकिन आंखें हैं तो दुनिया है जी, नहीं तो फिर दुनिया का रहने का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। तो मरने के बाद जी, अच्छे से नोट के साथ हम इस कार्यक्रम को अब समेटेंगे। तो स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का नमस्कार, और डॉक्टर साहब आपको भी नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।